हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्सविल एंड दिस इज सुरभि। सो आज मैं आप लोगों के सामने हूँ फरवरी 2016 का पेपर लेकर। ठीक है। सो हम पीवाई क्यूज कर रहे थे जिसमें हम आज करेंगे 2016 फरवरी का पेपर, वही मैथ्स पेडागोजी का सेक्शन। अच्छा, एक चीज और, अभी तक मैंने आप लोगों को एक प्रॉमिस किया हुआ है कि हम एक मैराथन करेंगे। मैराथन में आप लोगों की डिमांड थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाए, पर मैंने क्या सोचा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ ना, मतलब जैसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक था, चाहे वो एनसीएफ हो, चाहे वो टीचिंग मेथड्स हो, चाहे वो टीएलएम हो, टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो, या आपकी थ्योरीज हो, वैन हीले, पियाजे, ब्लूम की, कुछ भी हो, वो टॉपिक्स भी हम रिवाइज कर लेंगे। लेकिन एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि क्योंकि ये मैराथन की पीपीटी बहुत बड़ी बनने वाली है और मैं थोड़ा टेक्निकली कम साउंड हूँ, बेसिकली मैं टेक्निकली इतनी ज़्यादा वो नहीं हूँ कि फटाफट फटाफट सारे काम कर पाऊँ, तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि आपकी थर्सडे थर्सडे को क्लास, यानी कि परसों क्लास ऑफ करके फ्राइडे को एक पीपीटी, फ्राइडे को एक मैराथन लगा ले हम लोग, जिसके अंदर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथ में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वो सब चीजें डिस्कस कर ले। क्या है ना, अभी तक हमने जो पिछले टॉपिक्स किए थे उसमें हमने किए थे व्हाइट बोर्ड पे, तो मेरे पास आज सच कोई पीपीटी भी रेडी नहीं है, मुझे सब कुछ टाइप करना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ फ्राइडे हम एक मैराथन लगाएंगे बढ़िया सी, जिसके अंदर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अच्छे से कर लेंगे। ठीक है। सो इसके लिए बस एक ये आपसे रिक्वेस्ट है कि थर्सडे जो आपकी क्लास ऑफ रहेगी इसमें आप रिवीजन कर लीजिएगा, बाकी आपके सामने मैं फ्राइडे को एक मैराथन लेके आ ही जाऊंगी। बस इतना सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक एप्लीकेशन है कि आप लोगों से सविनय निवेदन है कि मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान करें। चलिए फिर आज के टॉपिक पे चलते हैं। यह है आपका 2016 फरवरी का पेपर, तो इसके सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस काफी आसान है, कोई ऐसे कोई दिक्कत नहीं है इसमें कि मतलब आप लोगों को कुछ नया नहीं है, सब कुछ बस थोड़ा सा देखना है। और अब तक हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं मैथ्स पेडागोजी के कि आप लोगों की जो एक समझ है, एक सोच है, वो विकसित हो चुकी है। ठीक है, कि किस तरीके से हम पेडागोजी के सेक्शन में सोचते हैं, कि हमारी जो आंसर है वो ऑप्शंस, क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शंस पे भी डिपेंड करते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू द एनसीएफ 2005 which one of the following is not, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, not a major aim of mathematics education in primary schools। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो मुख्य उद्देश्य पूछा है, पहली बार तो मेजर एम की बात हो रही है, मतलब हायर एम की बात हो रही है। ठीक है, उच्चतम, मुख्य उद्देश्य का मतलब है उच्चतम, उच्चतम उद्देश्य। तो इसमें क्या है, टू रिलेट मैथमेटिक्स टू द चाइल्ड कंटेस्ट, मतलब बच्चे की रियल लाइफ से जोड़ना। चाइल्ड कंटेस्ट का मतलब है रियल लाइफ, बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना। टू एनहांस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना। टू प्रिपेयर फॉर हायर एजुकेशन इन मैथमेटिक्स, गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना। टू मैथमेटाइज चाइल्ड्स थॉट प्रोसेस, बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना। तो कौन सा नॉट है, कौन सा मेजर एम नहीं है, वो है टू प्रिपेयर फॉर हायर एजुकेशन इन मैथमेटिक्स, गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना हमारा एम नहीं होना चाहिए। मैंने ये क्वेश्चन कल भी बताया था और फिर से बता रही हूँ कि हमारी कोशिश सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि बच्चा आगे की पढ़ाई के लिए तैयार हो जाए। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जिस हिसाब से उसको गढ़ना है, जिस हिसाब से हमें उसको तैयार करना है, उसके जो हमारे एम्स होने चाहिए वो ये होने चाहिए कि या तो बच्चे की रियल लाइफ से जोड़े मैथ्स को, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ाए और मैथमेटाइज करे चाइल्ड के थॉट प्रोसेस को, ताकि वो बच्चा अपने आप ही अपने जीवन में आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार हो जाए। और उसमें से एक चुनौती जब ये होगी तो वो भी मानी जाएगी इसमें। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि हम बच्चे को खिलाते हैं, पिलाते हैं, छोटे बच्चे को न्यूट्रिशियस, मतलब पोषक तत्व देते हैं ताकि बच्चे की ग्रोथ हो, बच्चे की डेवलपमेंट अच्छी हो। लेकिन हम पर्टिकुलरली एक ग्रोथ के मायने नहीं देखते कि बच्चा चलना सीख जाए या दौड़ना सीख जाए। वो तो अगर वो ये सब चीजें होंगी, अगर ये सारी चीजें होंगी तो ये हायर एजुकेशन के लिए वो अपने आप ही तैयार हो जाएगा।
लेकिन हमें इसे ध्यान में रखकर आगे नहीं बढ़ना। तो हम शायद अगर हम इसे ध्यान में रख के आगे बढ़ेंगे ना, तो ये तीनों चीजें हम शायद मिस कर जाए। ठीक है, चलते हैं फिर आगे। आंसर आपका है सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2, which one of the following should be the most important feature of mathematics textbook at primary level? प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? अच्छा, प्राथमिक स्तर पर हम करते क्या है? हम बेसिकली हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि हम बच्चे की लाइफ से जोड़ते हैं, बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ाते हैं और मैथमेटाइज करते हैं चाइल्ड के थॉट को। तो मैथमेटाइज कैसे किया जाता है कि बच्चा कंक्रीट से अब वो अब्स्ट्रैक्ट की ओर धीरे धीरे बढ़े। तो अगर हमारा सोच, अगर हमारा एम है कि बच्चा कंक्रीट से अब्स्ट्रैक्टनेस, मूर्तता से अमूर्तता की ओर बढ़े, तो हमारे पाठ्य वस्तु, जो हमारे सब्जेक्ट के अपने जो हमारे करिकुलम के पार्ट है, जो हमारी बुक्स है, टेक्स्ट बुक्स है, बेसिकली हमारी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, वो भी ऐसे ही होने चाहिए जो कंक्रीट से अब्स्ट्रैक्ट की ओर बढ़ाए, है ना। तो हमारा आंसर होगा सी पार्ट। एक चीज और, जैसे आप इसके ऑप्शंस पढ़ेंगे तो आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि ये प्रेजेंटेड इन स्ट्रिक्ट हायरार्किकल मैनर, पूर्णतः श्रेणीबद्ध, ये तो गलत है ही। साथ में कंसेप्ट शुड बी लिंक टू हायर क्लासेस, ये भी एक तरीके से गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि हमको बड़ी क्लासेस के लिए बच्चों को तैयार नहीं करना है, ये सोचकर हमें बच्चों को नहीं पढ़ाना है। तो कहीं ना कहीं ये भी गलत हो जाएगा। आप लोगों को कंफ्यूजन कहाँ हो सकती है, वो ये हो सकती है शुड बी प्रेजेंटेड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, यानी कि जटिल से सरल रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए संकल्पनाओं को, या फिर कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्टनेस। तो ये जो चीज है ना, यही चीज है आपकी पेडागोजिकल, जो आपका माइंड सेट है, मैंने आपसे कहा कि आपकी समझ विकसित होनी चाहिए कि हमें कंसेप्ट समझाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को कंक्रीट से अब्स्ट्रैक्टनेस की ओर लेके जाया जाए, मूर्तता से अमूर्तता की ओर लेके जाया जाए। अगर बुक में जटिल तरीके से, कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखा भी है, तो टीचर है वहां पे उसको सरल करने के लिए, है ना। तो ये आपका आंसर इसीलिए सी है। कंफ्यूज नहीं होना है, समझना है, हर चीज को समझोगे तो ज्यादा टाइम तक हमेशा याद रहेगी, लेकिन अगर रट लोगे तो बिल्कुल कुछ कंफ्यूज होने के चांसेस है और कुछ याद ना रहने के भी चांसेस है। क्वेश्चन नंबर 3, which one of the following represents the correct sequence of development of geometrical understanding? ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है? तो ये अंडरस्टैंडिंग एक ही शब्द है, प्रिंटिंग एरर है। विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, इनफॉर्मल डिडक्शन, फॉर्मल डिडक्शन। अब ये सारे जो आप देखो इसमें, ये जो स्टेजेस है, ये कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं वैन हीले की थ्योरी से। वैन हीले की थ्योरी से लिए गए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वैन हीले की थ्योरी में किस हिसाब से दिया हुआ था। तो किस हिसाब से दिया हुआ था? विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, इनफॉर्मल डिडक्शन, फॉर्मल डिडक्शन, फॉर्मल डिडक्शन, इनफॉर्मल डिडक्शन, विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, फॉर्मल डिडक्शन, इनफॉर्मल डिडक्शन, या विजुअलाइजेशन, फॉर्मल डिडक्शन, एनालिसिस, इनफॉर्मल डिडक्शन। तो इसका तो एक ही आंसर हो सकता है जो इस थ्योरी में गिवन था, और वो क्या था? सबसे पहले बच्चा करता है विजुअलाइजेशन, फिर बच्चा करता है एनालिसिस, फिर करता है इनफॉर्मल डिडक्शन, उसके बाद आती है फॉर्मल डिडक्शन। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट पे आते हैं। आपका आंसर हो गया ए पार्ट। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, which one of the following statement is true? 0 should be introduced at the time of teaching place value. 0 should be the first numeral to be taught. 0 should be introduced after children develop number sense. 0 should be introduced after 9. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब यहाँ पे सही की बात हो रही है। स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए। बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। अब यहाँ पे बात हो रही है 0 की। कभी किसी ने इस तरीके से सोचा है कि जो 0 है, जो ये नंबर 0 है, ये बेसिकली
किसको दर्शाता है? ये अमूर्तता को दर्शाता है, अब्स्ट्रैक्टनेस को दर्शाता है। क्या कभी आप जीरो काउंट कर सकते हो अपनी रियल लाइफ में? कोई भी चीज अगर है तो वो वन है, कम से कम एक तो है, आधी तो है, लेकिन जीरो नहीं हो सकती। तो ये अमूर्तता है। अब अगर आप बच्चे को पैदा होते जीरो का कंसेप्ट सिखाने लगोगे, उसकी समझ में ही नहीं आएगा। बच्चों को आप वन से ही शुरू करवाते हो, 1 2 3 4 5। कभी भी आप जीरो का कंसेप्ट स्टार्टिंग में नहीं सिखा सकते। तो कभी भी आप ये नहीं, स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू की बात तो आ ही नहीं सकती अभी तो, ठीक है। फर्स्ट न्यूमरल टू बी टॉट, ये गलत हो गया, बता दिया मैंने आपको, क्योंकि अमूर्त है। जीरो इज अमूर्त, शून्य है। कहते हैं ना कि भगवान शून्य है, मतलब वो अमूर्त है। तो अब इस चीज की समझ आप एक छोटे बच्चे को कैसे दोगे? प्राइमरी लेवल है। उसके बाद नंबर 9 के बाद जीरो की समझ आप नहीं दे सकते। बच्चा काउंट कर रहा है 1 2 3 4 9, उसको 9 तक दिख रहा है और सडनली आप कह दो जीरो। जीरो मतलब कुछ नहीं। ये जो 10 आएगा, इसमें बच्चा सिर्फ ये समझ पाएगा कि ये 10 का मतलब है 9 से एक नंबर बढ़ा, और उस 9 से एक नंबर अगर जो बढ़ गया, बड़ा है, वो क्या है? वो 10 है, और उसके आगे बस हम जीरो लगा देते हैं। अभी उसको सेंस नहीं आती, अभी उसको जीरो की समझ नहीं आएगी, तो ये भी गलत है, ठीक है। उसके बाद प्लेस वैल्यू की बात तो आ ही नहीं सकते भी फिलहाल। प्लेस वैल्यू में हम ऐसा कुछ नहीं सिखाते, हम वंस टेंस हंड्रेड सिखाते हैं। उसके लिए 10 का मतलब यही होता है, उसके लिए जीरो का अलग से कोई मतलब नहीं है, तो ये भी गलत है। आंसर है जीरो शुड बी इंट्रोड्यूस आफ्टर चिल्ड्रन डेवलप नंबर सेंस। बच्चों में जब संख्या का ज्ञान विकसित हो गया, अब जब बच्चा काउंटिंग को समझ रहा है, सिर्फ रट नहीं रहा है 1 2 3 4, एक सीरिएशन नहीं रट रहा है। अब क्या कर रहा है? बच्चे को समझ में आ गया है कि संख्या का ज्ञान क्या मतलब है, कि 1 से लेकर 9 तक सिंगल डिजिट होते हैं, उसके बाद डबल डिजिट हो जाते हैं, फिर 99 तक डबल डिजिट है, फिर ट्रिपल डिजिट है। ये सब चीजें बच्चा समझ रहा है, बच्चा प्लेस वैल्यू भी समझ चुका है, बच्चा सब कुछ समझ चुका है ना। तब उसे बताया जाता है जीरो बेसिकली क्या है। जीरो का मतलब है जीरो। ऐसे ही जैसे अब हिंदी की जो वर्णमाला होती है, क ख ग घ, उसमें आप बोलते हैं अड़ा खाली। तो ये अड़ा खाली आप किसी छोटे बच्चे से पूछ के देख लो कि इसका मतलब क्या है, बच्चा आपको कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा? क्योंकि ये भी एक तरीके की अमूर्तता है। अड़ा खाली, वो जब हम थोड़े बड़े अब हो गए तो अब हमें समझ में आया अड़ा खाली हम क्यों बोलते थे। ये है, या एक आपका ये होता था, तो ये हम क्यों बोलते थे अड़ा खाली? क्योंकि इन जो ये वाले जो आपके व्यंजन, ईश्वर जो भी होते हैं, व्यंजन होते हैं शायद, तो व्यंजन जो है, इनसे ऐसा दुनिया में कोई शब्द नहीं है जो इनसे शुरू होता हो, इसलिए हम इन्हें खाली बोल देते थे। ऐसे ही जीरो का कंसेप्ट है, ये थोड़ा अमूर्तता की ओर जाता है। इसलिए हम बच्चों को कब सिखाते हैं? जब बच्चों में एक तरीके की सेंस डेवलप हो गई पूरी काउंटिंग को लेकर। अब हम उन्हें सिखा सकते हैं कि जब कुछ भी नहीं है तो जीरो है, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5, टीचर प्लान्स द फॉलोइंग एक्टिविटी टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ हाफ टू क्लास 3 स्टूडेंट्स। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है। इसमें क्या क्रियाकलाप है? पहला, शोज हाफ पिक्चर रिप्रेजेंटिंग, चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है। राइट सिंबल ऑफ और हाफ, आधे का चिन्ह लिखता है। डिवाइड मेनी टाइप्स ऑफ कंक्रीट मटेरियल इनटू हाफ, बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है। यूज स्टोरी और वर्ड टू रिप्रेजेंट हाफ, कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। Which one of the following is the correct sequence of the activities that the teacher need to follow? शिक्षक को निम्नलिखित में से क्रियाकलापों में कौन सा सही श्रेणीक्रम अनुसरण करना चाहिए? ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो स्लाइड में ज्यादा आ रहा है, छोटा कर दिया मैंने। किसी को भी अगर थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों को देखने में दिक्कत हो, विजुअल ना हो ये क्वेश्चन, तो आप पीडीएफ का वेट कीजिएगा, पीडीएफ में आपको प्रॉपर दिख जाएगा। अच्छा, तो अब हम आते हैं कौन सा श्रेणी क्रम होना चाहिए, तो कौन सा सीक्वेंस होना चाहिए। सबसे पहले अगर आप अपनी कक्षा 3 में विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? आप सबसे पहले ना बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करोगे, क्योंकि एक आधा, ये जो आधे का कंसेप्ट है ना, ये बच्चा बचपन से देख रहा होता है। कैसे देख रहा होता है? बड़े भाई बहन है तो मम्मी पापा क्या करते हैं? अच्छा, आधा आपका, आधा दीदी का, आधा भाई का, ऐसे करते हैं ना।
तो ये जो आधे का कंसेप्ट है, ये बच्चे को ऑलरेडी बचपन से इतना तो पता होता है कि कोई भी चीज को हम दो बराबर भागों में बांट देते हैं। तो आप इसको ही इसी से शुरू करेंगे कि आप बहुत सारे मूर्त पदार्थ यानी कि कंक्रीट मटेरियल्स को हाफ में बांट देंगे। उसके बाद आप बच्चों को क्या दिखाएंगे, आप बच्चों को बाकी चित्र दिखाएंगे। चित्र वो वाले जिसमें एक ही चीज को आधे में बांट दिया गया है, जैसे कि आपकी रोटी हो गई, आपकी कोई और चीज हो गई, जैसे कि आपका स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया। तो ये सब क्या है, आप उनको चित्र दिखा के थोड़ा समझाएंगे। उसके बाद उन्हें याद दिलाएंगे, उनको कहानी या शब्दों के प्रयोग से प्रदर्शित करेंगे कि आधा एक्चुअली कैसे होता है। और लास्ट में आप चिन्ह लिखेंगे। तो ये हमने कौन सा स्टेप फॉलो किया है, CADB। तो अब आप देख लीजिए कौन सा आपका आएगा आंसर, आपका आंसर आएगा डी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, which one of the following is true about teaching and learning of mathematics in class फर्स्ट एंड सेकेंड। कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो कौन सा सही है, ओनली ओरल मैथमेटिक्स प्रॉब्लम शुड बी डन इन फर्स्ट एंड सेकेंड। कक्षा 1 और 2 में केवल गणित के मौखिक प्रश्नों को कराया जाना चाहिए। मौखिक प्रश्न हम कभी भी गणित में सिर्फ केवल पे नहीं चलते। गणित में अगर हम कुछ करा रहे हैं तो उसमें केवल पे नहीं जाएंगे, हमें उसमें लिखित भी करानी ही पड़ेगी। मैथमेटिक्स शुड बी इंटीग्रेटेड विद अदर सब्जेक्ट्स लाइक लैंग्वेज, आर्ट एक्सेट्रा। सही है, इसको एक्सप्लेन भी करूंगी अभी। मैथमेटिक्स शुड नॉट बी टॉट इन क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड। यार यहाँ तो नीड पड़ती है बच्चों की, तो ये तो सीधा सीधा गलत हो गया। A lot of opportunities for practice should be provided। यार प्रैक्टिस के लिए आप प्रोवाइड तब करोगे जब बच्चे को कंसेप्ट समझाओगे। तो कंसेप्ट समझाने की बात ही यहाँ पे हो रही है कि मैथमेटिक्स लर्निंग और टीचिंग में किस तरीके से होनी चाहिए। तो ये गलत हो गया। अब आंसर है आपका बी पार्ट। और ये कैसे है कि इसमें क्या कहा है कि गणित को सिर्फ गणित की कक्षा में पढ़ाकर ना से ही बाकी और जो सब्जेक्ट्स है उनसे भी थोड़ा इंटीग्रेट करना चाहिए, उनमें भी समाकलन करना चाहिए। कैसे होता है, याद कीजिए बच्चों की जो पोएम्स होती है, कविताएं होती है, उसमें एक इंग्लिश की कविता होती थी, जहां तक मुझे याद आ रहा है ऐसा होता था, 5 little monkeys jumping on the bed, one fell down, now left with 4। फिर 4 little monkeys jumping on the bed, one fell down, now left with 3। तो ऐसे क्या होता था, ये क्या कर रहे हैं कि 5 बंदर बेड पे उछल रहे हैं, एक गिर गया तो कितने बचे, अब 4 बच गए। फिर एक गिर गया तो कितने बचे, 3 बचे। और जब तक वो एक उछल के गिर नहीं जाता था तब तक वो काउंटिंग रिपीट होती जाती थी। तो क्या ये पोयम है, कविता है, किसकी है ये, इंग्लिश की कविता है। लेकिन इसमें कंसेप्ट किसका है, इसमें कंसेप्ट है रिवर्स काउंटिंग का, जो कि गणित का कंसेप्ट है। तो ये क्या किया हमने भाषा के साथ इसका समाकलन कर दिया। और ऐसा हम कई सब्जेक्ट्स के साथ करते थे। हम ड्राइंग्स बनाते थे, बच्चों को कहते थे ट्रीज बनाओ, तो कितने ट्रीज बनाओ, आप 5 ट्रीज बनाओ। तो 5 ट्री कहीं पे कोई पर्टिकुलर ऐसा थोड़ी है कि एक जगह पे 5 होते ही होते हैं। सिर्फ बच्चों को काउंटिंग सिखाने का, बच्चों को गणित समझाने का एक तरीके का ये तरीका था कि जो बाकी क्लासेस में भी हम करते थे। हिंदी की भी आई एम श्योर पोएम्स ऐसी होंगी, बस अभी याद नहीं आ रही। ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ये है इंटीग्रेशन है आपका बाकी सब्जेक्ट्स के साथ। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, which one of the following is prerequisite to understand decimal representation of a number। एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए। सब्ट्रैक्शन, प्लेस वैल्यू, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, व्यवकलन, स्थानीय मान, गुणा और योग। अगर आप लोगों ने इस चैनल पे पिछली क्लासेस ली हैं, जब हमने मैथ्स का कंसेप्ट किया था उसमें हमने डेसिमल टॉपिक करा था। और डेसिमल टॉपिक जब मैंने शुरू किया था तब मैंने स्थानीय मान से शुरू किया था, क्योंकि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है। आपको डेसिमल लिखना है 10.352। तो ये जो आप ये सब तभी समझ सकते हैं जब आपको प्लेस वैल्यू का ज्ञान हो। अगर ये आपको प्लेस वैल्यू का ज्ञान है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन बाद की बातें हैं। सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू का ज्ञान होना चाहिए, स्थानीय मान का ज्ञान होना चाहिए। ओके, ये रिपीट है क्वेश्चन, आप इसको एक बारी के लिए इंपॉर्टेंट में काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, द 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस इन अरिथमेटिक। अंक गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं। इसे तो आप लाइफ टाइम के लिए रट लो। अगर आपका मैथ सब्जेक्ट है
तो आप ये और आपको ये नहीं पता है तो थोड़ी दिक्कत की बात है, चिंता की बात है। स्टिल आप इसे रट लो। क्या होते हैं 4 फंडामेंटल ऑपरेशन जब भी पूछा जाएगा मैथ्स के, तो क्या है, प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन। ये 4 आपके फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं। इन्हीं के ऊपर, इन्हीं के बेस पे बाकी जितने भी फॉर्मूला बने हैं, चाहे फॉर्मूला हो, चाहे कोई थ्योरी हो, चाहे कुछ भी हो, वो सब इन्हीं के बेस पे बनी है। तो आंसर आएगा आपका सी पार्ट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, योग, व्यवकलन, गुणा और भाग। ये सब्ट्रैक्शन को घटाव भी कहते हैं। खैर इंग्लिश वाले बच्चों को इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर मिलेगा, हिंदी वालों को पता होगा व्यवकलन किसे कहते हैं। टीचर इज टीचिंग एडिशन टू क्लास सेकंड स्टूडेंट। अब क्या बोले, टीचर जो है पढ़ा रही है सेकंड क्लास के बच्चों को एडिशन। Which one of the following is most suitable strategy to follow? कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग जोड़ सिखा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त है? वर्ड प्रॉब्लम्स शुड बी यूज्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट। शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन हेतु करना चाहिए। अगर आपने बच्चों को शुरू में वर्ड प्रॉब्लम सिखाए ही नहीं, तो अब आखिर में उनकी असेसमेंट उस बेस पे कैसे कर सकते हो? अब अगर मैं आपको पढ़ाऊं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और क्वेश्चन आपको डिवीजन का दे दूं, अगर मैं आपको योग, व्यवकलन, गुणा पढ़ाऊं और आपको असेसमेंट के लिए जब आपका एग्जाम लूं या आपकी असेसमेंट करूं, तब आपसे भाग के बारे में पूछ लूं, तो ये तो मेरे पार्ट पे गलत है ना, कि जो मैंने पढ़ाया ही नहीं मैं उसका असेसमेंट कैसे कर सकती हूँ? तो ये गलत हो गया। एडिशन शुड बी इंट्रोड्यूस्ड थ्रू वर्ड प्रॉब्लम्स। बिल्कुल सही बात है ये। Word problem should be done at the end of the chapter। ठीक है, इसमें बोला है कि word problems should be done at the end of the chapter, यानी कि शाब्दिक प्रश्नों को अध्याय के अंत में कराया जाना चाहिए। Word problem should not be done in class second। कक्षा 2 में शाब्दिक प्रश्नों को कराया ही ना जाए, ये तो गलत है। ऐसा नहीं है कि हम कहीं चीज को लिमिट करें, अगर वो बच्चे समझने लायक हैं तो उन्हें समझाना चाहिए। अध्याय के अंत में कराओगे, एक तरीके से आप एडिशन समझाओगे कैसे? आप बच्चों को कैसे समझाओगे? सपोज करो बेटा आपके पास 4 पेंसिल है, आपके फ्रेंड के पास 5 है, अब आप दोनों मिला लेते हैं तो कितनी होगी? तो ये एडिशन क्या है? ये वर्ड प्रॉब्लम ही तो है। तो इसीलिए मैंने कहा ये बिल्कुल सही है। अब अगर एक बात बताओ, आप सीधा आओ क्लास में लिखो 5 + 3 = 8। बच्चों ये क्या है? ये एडिशन है। इसमें हम 5 और 3 को ऐड किया और 8 लिख दिया। तो आप खुद सोचो, जिसको पता ही नहीं क्या किस चीज की संकल्पना है, ये कौन सा कंसेप्ट है, वो बच्चा समझ ही नहीं पाएगा। तो अगर हम अध्याय के अंत तक तो वेट नहीं कर सकते ना, हमें शुरुआत वर्ड प्रॉब्लम से ही करनी है। तो आंसर हो गया आपका बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10, अ टीचर ऑफ क्लास गिव्स, ये क्लास सेकंड था यहाँ पे, teacher of class second gives the following word problem on addition to students to solve। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो आप लोगों को आराम से समझना है और आप लोग इसका आंसर मुझे सही ही बताएंगे। कक्षा 2 के शिक्षक ने योग के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थियों को हल करने हेतु दिया। A basket contains 5 apples and 7 more apples are added to it। एक टोकरी में 5 सेब है और उसमें 7 सेब और डाल दिए गए। How many apples are there in the basket? अब टोकरी में कितने सेब हैं? ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ये किस टाइप की है, किस कैटेगरी में आती है, तो आपको ये बताना है। सेग्रीगेशन, रिपीटेड एडिशन, एग्रीगेशन, ऑगमेंटेशन। एग्रीगेशन और ऑगमेंटेशन वाला क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। तो अब आप ये देखो कि ये वाला जो छोटा सा कंसेप्ट है और ये कितना इंपॉर्टेंट है, और जबकि ये मैथ्स का कंसेप्ट है। ठीक है, पेडागोजी में मैथ्स का कंसेप्ट भी आते हैं। तो एग्रीगेशन और ऑगमेंटेशन हम पढ़ चुके हैं। एग्रीगेशन का क्या मतलब है? एक ही चीज में हम कुछ ऐड कर रहे हैं, हम 2 चीजों को ऐड कर रहे हैं। और ऑगमेंटेशन का मतलब है कि हम एक ही चीज को बढ़ा रहे हैं, जैसे कि किसी चीज का रेट मैंने बढ़ा दिया। और एग्रीगेशन का क्या मतलब है? मैंने 2 चीजों का रेट आपस में जोड़ दिया और टोटल कर दिया। आप किराने वाले के पास जाके सामान लेकर आते हो, तो आपने अलग अलग चीजें ली, उसका रेट उसने एक बिल पे लिखा और फिर सबको ऐड किया, तो वो क्या होता है? वो होता है एग्रीगेशन। लेकिन आप उसके पास गए, आपने बोला भैया 1 किलो चावल दे दो,
जो आप घर से ये सोच कर गए थे कि 20 रुपए के चावल आपको 1 किलो मिल जाएंगे, आपने वहां जाके बात की, उन्होंने बोला नहीं भाई साहब रेट बढ़ गया है और बढ़कर 25 हो गया है, तो ये जो 20 में 5 और ऐड हो गया, इसे कहते हैं हम ऑगमेंटेशन। समझ में आया? दोबारा से समझ लो, एग्रीगेशन का क्या मतलब है, जो आपका टोटल बने, और ऑगमेंटेशन का क्या मतलब है, एक ही चीज को हम बढ़ा दें। सेग्रीगेशन, पृथक्करण, पृथक्करण का मतलब हम अलग अलग करें, और अलग अलग तो एडिशन में वैसे भी पॉसिबल नहीं है। रिपीटेड एडिशन, रिपीटेड एडिशन बेसिकली आप इससे समझ सकते हो गुणा, मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है 4 into 10, मतलब 4 को 10 बार ऐड करो, 4 को 10 बार ऐड करो, मतलब एक ही चीज को आप 10 बार ऐड करते रहो, तो इसे कहते हैं हम रिपीटेड एडिशन। रिपीटेड एडिशन और ऑगमेंटेशन में कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब है कि हम एक ही चीज को कई दफा ऐड कर रहे हैं, और ऑगमेंटेशन का मतलब है हमने बस जो चीज थी उसको एक नॉर्मल उससे बढ़ा दिया, चाहे वो कुछ भी हो, 5 रुपए हो, 10 रुपए हो, कुछ भी हो। तो आप मुझे बताओ कि इसका क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आंसर आएगा? क्या यहाँ पे हमने कोई दूसरी चीज डाली है? हमने एप्पल ही थे, हमने 5 एप्पल ही थे, उसमें 7 और ऐड कर दिए, तो ये होगा ऑगमेंटेशन, संवर्धन। समुच्चयन तब होता अगर हमने 5 एप्पल की बजाय 5 एप्पल के बाद इसमें 7 ऑरेंज ऐड किए होते, 7 संतरे डाले होते, या 7 कुछ और, कुछ भी, लेडी फिंगर, आपका पोटैटो, आलू डाल दिया, भिंडी डाल दी, कुछ भी और डाला होता, और फिर आपसे पूछा होता टोटल कितने हैं, तो होता है एग्रीगेशन। ऑगमेंटेशन है एक ही चीज को हमने थोड़ा और बढ़ा दिया। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। एरर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मैथमेटिक्स, गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, ये कथन गलत है कि सही? बताइए क्या हो सकता है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है और इम्पोर्टेंट है, इस क्वेश्चन को अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फॉल्स एज एरर इंडिकेट केयरलेसनेस, गलत क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती है। ट्रू एज दे गिव आइडियाज अबाउट हाउ चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट मैथमेटिक्स कंसेप्ट, सही क्योंकि ये बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। ट्रू एज दे गिव फीडबैक टू स्टूडेंट्स अबाउट देयर मार्क्स, क्योंकि ये विद्यार्थियों को उनके क्रमांकों के बारे में फीडबैक देती है। फॉल्स एज देयर इज नो स्कोप ऑफ एरर्स इन मैथमेटिक्स, गलत क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं है। ये तो सीधा सीधा ही गलत है, गलतियां तो भगवान से भी होती है, फिर हम तो क्या ही है, तो मैथ्स में भी गलती होना स्वाभाविक है। हमें सिर्फ मार्क्स पे फोकस नहीं करना है, तो इसलिए कोई मतलब नहीं है, ये भी गलत हो गया। एरर्स इंडिकेट केयरलेसनेस, भाई केयरलेसनेस हुई, पर इसके अलावा भी तो बहुत सारी चीजें बता सकता है कि अगर बच्चे को कंसेप्ट समझ नहीं आया तो हमें समझ में आता है कि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, उसने क्या गलत समझा है, हम उसकी गलती से पता लगा सकते हैं। तो आंसर है आपका बी पार्ट। नेक्स्ट पे आइए, क्वेश्चन नंबर 12। Which one of the following teaching learning material is best suited to explain 1 by 10 is greater than 1 by 100? To explain class 4 students. कक्षा 4 के विद्यार्थियों को समझाने के लिए कि 1/10 1/100 से बड़ा है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री TLM सर्वाधिक उपयुक्त है? नंबर चार्ट, अबैकस, 10 into 10 स्क्वायर ग्रिड, डायनस ब्लॉक्स। संख्या चार्ट, गिन तारा, 10 into 10 वर्गीकृत ग्रिड और डायनस ब्लॉक्स। पहली बात तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे फ्रैक्शन की बात हो रही है। फ्रैक्शन हम किससे सीखते हैं? फ्रैक्शन हम सीखते हैं स्क्वायर ग्रिड से है, ठीक है। तो एक तो ये सीधा सीधा वैसे ही आपको आंसर मिल गया। दूसरा, संख्या चार्ट में जब आपके पूर्ण नंबर लिखे हुए हैं तो ये फ्रैक्शन तो कहीं आएगा ही नहीं, इसलिए ये गलत। गिन तारा में हम बेसिकली एडिशन, सब्ट्रैक्शन और प्लेस वैल्यू सीखते हैं, तो ये गलत। डायनस ब्लॉक्स में भी हम एक तरीके की एडिशन, सब्ट्रैक्शन और प्लेस वैल्यू ही सीखते हैं, तो ये भी गलत। अब इसमें कैसे सीखते हैं? फिर वही बात है, आपके 10 into 10 आपकी स्क्वायर ग्रिड है, ये थोड़ा रफ हो गया, इक्वल होते हैं उसमें स्क्वायर्स। तो इसमें क्या है, 10 into 10 की बात हो रही है, तो मतलब उसमें 100 स्क्वायर्स तो है ही, या उससे ज़्यादा ले लो आप, बहुत सारे स्क्वायर्स हैं। अब उसके अंदर आपको ये देखना है 1/10 का क्या मतलब है कि 1/10 में 10 पार्ट्स, और 1/100 का क्या मतलब है कि उसके जब 100 पार्ट्स होंगे तो उसमें से एक पार्ट, और 1/10 का क्या मतलब है जब आप उसके उस एक ग्रिड के 10 पार्ट करोगे तो उसमें उसका एक पार्ट। तो ऑफकोर्स ही बात है कि ये एक पार्ट 1/100 अगर शो कर रहा है तो कम से कम ये इतना पार्ट 1/10 शो करेगा। इधर इसकी काउंटिंग में नहीं जाना,
मैं आपको सिर्फ एक तरीका बता रही हूँ कैसे आप देखोगे, तो आपको समझ में आएगा 1/10 1/100 से बड़ा है, तो आंसर है आपका सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 13, which one of the following is best suited for comparison of sizes, areas of two or more dimensional objects, two dimensional objects, दो या दो से अधिक विमाओं वाली वस्तुओं के मापों क्षेत्रफलों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है। आपसे ये बोला है कि अगर आपके सामने दो वस्तु है, जैसे कि मैंने एक ये बनाया बड़ा सा रेक्टेंगल और एक मैंने बनाया एक सर्कल, या कुछ भी एक शेप ले लो, एक मैंने बनाया ट्रायंगल। आपसे ये पूछा है कि ये बताने के लिए कि किसका एरिया बड़ा होगा। एरिया क्या होता है, इसके अंदर का ये पूरा एरिया, ये एरिया, तो एरिया किसका बड़ा होगा, दो या दो से अधिक कितनी भी शेप्स हो, कितनी भी हो, क्योंकि 2 डायमेंशनल की बात हो रही है। कि इसका क्या मतलब है कि आपके पेपर पे ड्राइंग है, ये 3D होती है जिसे हम हाथ में पकड़ सकते हैं, 3 डायमेंशनल। तो आपको ये बताना है कि आप इसको किस तरीके से बता पाएंगे कि इसका एरिया बड़ा है, इसका बड़ा है, इसका किसका एरिया बड़ा है। एस्टिमेशन, ऑब्जर्वेशन, सुपरपोजिशन, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स, आंकलन, प्रक्षेपण, अध्यारोपण या अप्रामाणिक इकाइयों का प्रयोग, किससे बता पाएंगे आप। देखो एस्टिमेशन क्या होता है, जब हम कुछ कैलकुलेट करें और उसके बाद बताएं। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि इसका एरिया इससे कितना कम होगा, तो आप हिसाब लगाओगे, यार कुछ इसका 1/8 1/10 ऐसा बैठेगा, तो ये होती है एस्टिमेशन, जहाँ पे आपने थोड़ा हिसाब लगाया। सुपरपोजिशन क्या होता है, सुपरपोजिशन जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये स्क्रीन है, आप इसको एक वो ले लीजिए रेक्टेंगल, ठीक है, आयत ले लीजिए, और ये सर्कल है। सुपरपोजिशन का मतलब है कि मैं इस सर्कल को इसके ऊपर रख कर देख रही हूँ कि क्या इसका एरिया बड़ा है या इसका एरिया बड़ा है। समझ में आया कैसे। हम सिर्फ इसका जो एरिया है, सिर्फ ये ब्लैक स्क्रीन का एरिया और इसका एरिया नापने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम इसमें सुपर पोजिशन करके देख रहे हैं, अध्यारोपण करके देख रहे हैं, कि एक दूसरे के ऊपर रख के देख रहे हैं कि किसका एरिया बड़ा है और किसका छोटा, ठीक है। और नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स का क्या मतलब है कि आप एक तरीके से बस हिसाब लगा के बता दो कि यार इसका एरिया अराउंड 2 मीटर के करीब होगा, 2 मीटर स्क्वायर के करीब होगा, इसका एरिया कुछ अराउंड 1 मीटर स्क्वायर के करीब होगा। तो ये नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स है कि अब चलो इसका आधा होगा। नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स कुछ भी हो सकते हैं, आप बिलोंग में कर सकते हैं कि ये मेरे 2 हाथ जितना है, ये 1 हाथ जितना के अराउंड होगा। तो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ये होते हैं। लेकिन आपसे क्या पूछा है कि आपको सिर्फ कंपैरिजन करना है, आपको सिर्फ तुलना करनी है, और तुलना आप सिर्फ देख के कर सकते हैं, और ऑब्जर्वेशन वही होती है कि आप सिर्फ देख कर बता सकते हैं कि ये सबसे छोटा है, ये थोड़ा उससे बड़ा है, और ये इसका एरिया सबसे ज़्यादा है। इसमें आपको किसी एस्टिमेट नहीं लगाना, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, आपको सिर्फ बताना है, तुलना करनी है। तो तुलना करने के लिए आपको सुपर इम्पोज करने की भी जरूरत नहीं है, आपको किसी तरह के यूनिट्स यूज करने की भी जरूरत नहीं है। मैंने आपसे पूछा इन तीनों में किसका एरिया बड़ा है, आपने बोल दिया मैम रेक्टेंगल का सबसे बड़ा था, ठीक है ना। तो ये होता है ऑब्जर्वेशन। आपका आंसर आ गया बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन इस बार पिछली बार ABCD करके उसके बाद आपसे पूछा था कौन से आंसर हो सकते हैं। इस बार आपसे डायरेक्ट ऑप्शन में पूछा है। तो क्या बोला है, मैथमेटिक्स पजल्स हेल्प एट प्राइमरी लेवल, हेल्प इन, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती है, किसमें मदद करती है, प्रोवाइडिंग फन टू स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में, टेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में। देखो यहाँ है टेस्टिंग, परखना, और यहाँ है प्रमोटिंग, यानी कि प्रोत्साहित, बढ़ावा देना। तो यहाँ क्या है, प्रमोटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में, आइडेंटिफाइंग ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, कक्षा में प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में। तो आपका ए और डी पार्ट तो सीधा सीधा गलत हो गया कि हमें एक चुनना है, तो एक हम वो चुनेंगे जो सबसे बेस्ट होगा। तो बेस्ट में क्या होगा, मैथमेटिक्स पजल में हम टेस्ट भी नहीं कर रहे, हमें सिर्फ बच्चों को प्रोत्साहित करना है कि वो कैसे उसका आंसर निकालें। हमें नहीं जानना उनका कितना विकसित हुआ है, हमें फिलहाल विकास करना है, क्योंकि वो बच्चे प्राइमरी लेवल पे है। अभी हम उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अच्छे से अपनी सारी स्किल्स को दिखा सके। अभी बच्चों की स्किल्स डेवलप हो रही है, ठीक है ना, कौशल डेवलप हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, तो हमें उन्हें और प्रमोट करना है, प्रोत्साहित करना है।
इसलिए आपका आंसर होगा सी पार्ट, ग। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। मैथमेटिकल कम्युनिकेशन रेफर्स टू, गणितीय संचारण उल्लेख करता है। अब इस संचारण का क्या मतलब है? एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, स्किल्स टू पार्टिसिपेट इन मैथमेटिक्स क्विज, गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल, एबिलिटी टू स्पीक इन मैथमेटिक्स क्लासरूम, गणित के कक्षा कक्ष में बोलने की क्षमता, एबिलिटी टू कंसोलिडेट एंड ऑर्गेनाइज मैथमेटिकल थिंकिंग, गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। देखो, अगर आपके अंदर ये वाली एबिलिटी है कि आप गणितीय विचारों को समझ पा रहे हो, उनको संगठित कर पा रहे हो, अपने अंदर समझ पा रहे हो, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली है, तो आप क्लास में बोल लोगे। आप क्या कहते हैं, क्विज में भी पार्टिसिपेट कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे। और अगर आप क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हो, उसका मतलब क्या है कि वहां पे आपसे प्रश्न पूछा गया, आपने आंसर दिया, तो आप सॉल्व भी कर पा रहे हो प्रॉब्लम्स। तो मेन क्या है? मेन है कि आपको जो एबिलिटी है वो आपको कंसोलिडेट करनी है कि मैथमेटिकल थिंकिंग को, आपको गणितीय विचारों को समाहित करना है, संगठित करना है, समझना आना चाहिए। तो यही है कम्युनिकेशन का मतलब। आप कोई भी कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? संचारण। आप ये सोचो कि अगर आपको तमिल समझ में आ रही है तो ही तो आप किसी से कम्युनिकेट कर सकते हो, तो ही तो आप किसी से बात कर सकते हो। अगर आपको समझ ही ना आए तो आप कैसे करोगे बात? तो वही है यहाँ पे, अगर आप गणितीय विचार समझ पा रहे हो, उन्हें संगठित करके समाहित कर पा रहे हो, तो ही आप इसकी समस्या भी सुलझा लोगे, प्रश्नोत्तरी में भी भाग ले लोगे, कक्षा कक्ष में भी बोल लोगे। तो आपका आंसर हो गया डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 16। टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स in the ratio 2:3 find these angles। आपसे क्या बोला है? दो पूरक कोण 2:3 के अनुपात में है, 2 और 3 के अनुपात में है, इनको ज्ञात कीजिए। To the above problem from NCERT textbook of class 7th refers to, कक्षा 7 की NCERT की पाठ्य पुस्तक की उपरोक्त प्रश्न का संदर्भ ये है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी आती है तो आप आराम से समझ जाओगे कि ये किस लेवल का प्रश्न है। अगर नहीं आती है तो अभी समझ लो ताकि पेपर में दिक्कत ना आए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, पूरक कोण कौन से होते हैं, जिनके दोनों कोणों का जो योग है वो 90 डिग्री हो। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 90 डिग्री, और अगर कहीं सप्लीमेंट्री लिखा हो तो वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं, रेशो का, आपको रेशो का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है कि इन दोनों का HCF हमने काट दिया है। हमने इसका जो महत्तम समावर्तक है, HCF है, वो इसमें से निकाल लिया है। ये बेसिकली 2/3 के उसमें है और इसमें से हमने कुछ काट दिया है, जिसमें से ये रिड्यूस हो गया, इतना हुआ है, तो हम वो x मान लेते हैं। तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 90 डिग्री। इसके बाद आपसे क्या पूछा है? अब आपको दोनों एंगल निकालने हैं, मतलब आपसे एंगल की कहीं बात भी नहीं करी और आपसे सब कुछ बता भी दिया क्वेश्चन में। तो आप ये बताओ कि हायर ऑर्डर थिंकिंग एज इट डिमांड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ फिगर यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन, क्या आपको यहाँ पे कहीं पे फिगर बनाने की जरूरत पड़ी? नहीं ना, तो ये गलत हो गया। लोअर ऑर्डर थिंकिंग का क्या मतलब होता है? क्वेश्चन में सीधा सीधा लिखा हुआ है 2 + 5 या 2 + 3 + x = 4। अब आपको सीधा x की वैल्यू निकालनी है। इसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको बस थोड़ा सा ट्रांसपोजिशन करना है, 4 को इधर लेके जाना है, x को उधर लेके जाना है, या बाकी चीजों को उधर लेके जाना है, और आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। हायर ऑर्डर में क्या होता है कि आपको दिमाग लगाना पड़ता है प्रॉपर, आपको पता होना चाहिए कुछ कंसेप्ट्स, कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट पता होना चाहिए, आपको रेशो का कंसेप्ट, आपको अनुपात का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अनुपात क्या होते हैं, पूरक कोण क्या होते हैं, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें आपको प्रॉपर दिमाग लगाना पड़े, और लोअर ऑर्डर थिंकिंग, निम्न श्रेणी का विचार क्या होते हैं कि सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, जो सिंपल दिख रहे होते हैं, उसमें करना क्या है। ठीक है, उसके बाद तो ये तो दिख गया कि लोअर ऑर्डर के तो ये है ही नहीं। उसके बाद बात हो गई, देखो लोअर ऑर्डर थिंकिंग एज इट इज बेस्ड ऑन रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन। सिर्फ रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसमें तो अलग अलग तरीके के कंसेप्ट लग रहे हैं पूरे। ठीक है, निम्न श्रेणी का विचार है क्योंकि स्मरण ज्ञान पर आधारित है, बिल्कुल नहीं, इसमें अलग अलग दो संकल्पनाएं लग रही हैं। उसके बाद लोअर ऑर्डर थिंकिंग एज इट इज बेस्ड ऑन यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन कंक्रीट सिचुएशन। निम्न श्रेणी का विचार है क्योंकि ये जानकारी के प्रत्यक्ष स्थिति में उपयोग करने पर आधारित है। क्या इसमें कुछ भी प्रत्यक्ष है? कुछ भी नहीं है।
अगर आप जब तक पूरी लाइन ना पढ़ो ना तो आपको देख के समझ में भी नहीं आएगा कि ये शायद आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, तो ये भी गलत हो गया। हायर ऑर्डर थिंकिंग एज इट डिमांड्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ गिवन डेटा, its analysis and use in getting the desired information। उत्तर श्रेणी का विचार है क्योंकि यह अपेक्षा करता है कि दी हुई जानकारी की व्याख्या की जाए, मतलब पहले आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ में आए, ठीक है, उसका विश्लेषण, उसका एनालिसिस किया जाए, कि आपको पता हो कि रेशियो है तो इसका मतलब यहाँ से HCF कटा हुआ है, और उसके बाद उसके प्रयोग से वांछित जानकारी प्राप्त की जाए। समझे? तो आंसर होगा डी पार्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। प्रूव दैट देयर इज नो रैशनल नंबर हुज स्क्वायर इज 2। मतलब आपको ये बताना है कि कोई ऐसा नंबर नहीं है जो ऐसे हम लिख सके, वो भी रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि ऐसी कोई भी परिमेय संख्या नहीं है जिसका वर्ग 2 है। इस प्रकार की उत्पत्ति, ये प्रूफ किस प्रकार का है? कॉन्ट्रापोजिशन मैंने आपको बताया था कि अगर इसका सीधा हम पार्ट कह रहे हैं ट्रू है तो इसका उल्टा पार्ट भी ट्रू होना चाहिए। मतलब कि हम कह रहे हैं कि नो रैशनल नंबर हु स्क्वायर इज 2, तो इसका उल्टा भी होना चाहिए कि मतलब कि 2 का जो स्क्वायर है वो, सॉरी, जो 2 का स्क्वायर रूट है वो कोई रैशनल नंबर नहीं है। सही बात है, लेकिन हम इसको प्रूफ कॉन्ट्रापोजिशन से नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया गलत। कॉन्ट्रापोजिशन और ये सब के बारे में मैंने आपको पिछले वाली आपकी जो क्लास थी उसमें मैंने आपको एक स्लाइड में प्रॉपर बताया था, और आप अपने नोट्स चेक कर लीजिए, उसमें आपको जब पूरा बता रखा है तो आप देख सकते हैं कि कॉन्ट्रापोजिशन से ये प्रूफ नहीं हो सकता। डायरेक्ट प्रूफ का क्या मतलब होता है कि प्रॉपर आपके पास कंसेप्ट हो, एक थ्योरम हो जो इसमें डायरेक्ट लगे और उसको आप सॉल्व करके बता सको। तो डायरेक्ट प्रूफ नहीं हो सकता, हमारे पास ऐसी कोई थ्योरम नहीं है मैथ्स में जो ये बताए। उसके बाद कॉन्ट्राडिक्शन और काउंटर एग्जाम्पल। काउंटर एग्जाम्पल वही है जिसे हम कहते थे डिसप्रूफ। डिसप्रूफ का क्या मतलब है कि अगर उन्होंने कहा है, पहली बात तो यहाँ पे बात हो रही है प्रूव दैट, लेकिन अगर प्रूव काउंटर एग्जाम्पल हम तब देते हैं जब यहाँ पे लिखा होता है कि एक स्टेटमेंट है, इसे आप सही या गलत बताओ, ठीक है। तो सही या गलत कैसे बताओगे कि यहाँ पे देयर इज नो रैशनल नंबर हु स्क्वायर इज 2, तो इसका काउंटर एग्जाम्पल देंगे कि आप एक ऐसा नंबर ढूंढ के सिर्फ एक बता दो जिसका स्क्वायर 2 है। अगर ऐसा मिल जाता है तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि पहली बात तो यहाँ लिखा हुआ है प्रूफ करना है हमें, और दूसरी बात है कि काउंटर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है, हमें देखने में पता है कि ये सही कह रहा है। कॉन्ट्राडिक्शन से हम इसे प्रूफ करेंगे कि पहले हम मान के चलेंगे कि यह एक रैशनल नंबर है, फिर वो सारे उसका हिसाब किताब लगाएंगे कि पहले हम मान के चलेंगे उसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसका अगर x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, √2 आएगी प्लस माइनस √2, तो क्या ये रैशनल नंबर है? नहीं, ये इरैशनल नंबर है। तो हम इसको इसके रैशनल नंबर के सारे पैमानों पे खरा उतारेंगे, नहीं उतरेगा तो हम इसको कह देंगे कॉन्ट्राडिक्शन है, हमने जो एज्यूम किया था वो गलत है ना। तो इस तरीके से होता है ये। इसके लिए आपको थोड़ी सी मैथमेटिकल नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, और पेपर 2 का क्वेश्चन है तो ऑफ कोर्स है कि जो बच्चे पेपर 2 में ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो अगर पेपर 2 का पेपर अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको थोड़ी बहुत नॉलेज तो मैथ्स की है। क्वेश्चन नंबर 18, consider the following statement. If the diagonals of a quadrilateral bisect each other, then the quadrilateral is parallelogram. यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर को समद्विभाजित करते हैं तो चतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज होगा। ये कथन क्या है? एक डेफिनेशन है, थ्योरम है, एक्सियम है या प्रोपोजिशन है? परिभाषा है, प्रमेय है, अभिग्रत है या साध्य है? तो पहले हमें तो यही चारों चीजों में डिफरेंस समझना पड़ेगा कि ये है क्या। तो इसलिए हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसकी, कि हमारे को ये बताना है कि ये डेफिनेशन है, प्रोपोजिशन है, थ्योरम है, एक्सियम है। तो क्या होता है डेफिनेशन? क्या होती है? किसी भी वर्ड की भी हो सकती है, किसी चीज की भी, बस हमें ये एक्सप्लेनेशन कि उसका व्याख्या होनी चाहिए। अब आपके नाम की व्याख्या क्या होती है? आपका कोई भी नाम है, उसके आप 10 मीनिंग निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन एक ही होगी। कोई भी चीज है, कंप्यूटर है, लैपटॉप, कुछ भी है, उसकी व्याख्या, डेफिनेशन एक ही होती है, जिसमें हम एक लाइन में समझा देते हैं कि वो चीज है क्या। प्रोपोजिशन वो होता है, जैसे कि हम कहते हैं, अभी हमने कॉन्ट्राडिक्शन में किया कि मान लो ऐसा कोई नंबर है, ऐसा कोई रैशनल नंबर है
जिसका स्क्वायर 2 है। तो ये जो मान लिया हमने, जो हमने सपोज किया स्टेटमेंट, इसे हम कहते हैं प्रोपोजिशन, कि हम ऐसा मान लेते हैं। थ्योरम होती है वो सेंटेंस जो हमने प्रॉपर प्रूफ किया है, जो हमने प्रॉपर प्रूफ किया है और प्रूफ करने के बाद जाना है कि वो सत्य है। ठीक है, एक कथन जो सत्य सिद्ध करा है हमने, सिद्ध हो चुका है। और एक्सियम क्या है, अभिग्रत क्या है? देखो, थ्योरम और एक्सियम में एक छोटा सा फर्क है। एक्सियम है कि एक हमने चीज मान तो ली है, लेकिन उसका आज तक कोई काउंटर एग्जाम्पल नहीं मिला है। यानी कि हमने स्टेटमेंट को माना कि वो सत्य है, लेकिन उसका कभी आज तक हमें काउंटर एग्जाम्पल भी नहीं मिला। जैसे कि मैंने आपसे ये कहा कि 2 एक प्राइम नंबर है। क्या इसका आज तक एक काउंटर एग्जाम्पल मिला है? किसी को भी नहीं मिला। प्राइम नंबर कोई थ्योरम नहीं है, हमने सिर्फ माना है। क्या हमने चीजों को, इसकी कोई थ्योरम है, इसको हम प्रूफ कैसे करते हो कि बस इसके फैक्टर्स दिखा दिए हमने, लेकिन वो प्रूफ नहीं है बेसिकली। तो एक्सियम्स क्या है? वो मैथमेटिक्स के, वो अभिग्रहित क्या है? मैथमेटिक्स की वो धारणाएं जिसका आज तक कोई काउंटर एग्जाम्पल नहीं मिला है, जिसे हम गलत सिद्ध नहीं कर पाए, इसलिए हमने उसे एक्सियम कहा। थ्योरम वो है जिसे हमने सत्य सिद्ध किया है। तो अब इसमें क्या होगा? यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर को समद्विभाजित करते हैं तो चतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज होगा, पैरेललोग्राम होगा। तो हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि ये जो चतुर्भुज के विकर्ण है ये वाकई ऐसा है पॉसिबल। तो ये है एक थ्योरम, ये है एक प्रमेय, क्योंकि इसे हमने सत्य प्रूफ किया है, हमने इसे सिद्ध किया है कि हमने पहले एक पैरेललोग्राम बनाया, फिर उसके जो विकर्ण बनाए और चेक किया कि ये और ये आपस में आधे आधे हो गए। ऐसे ही हमने ये वाला पैरेललोग्राम भी चेक किया। ऐसे ही हमने स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है, उसे भी चेक किया। हमने रोम्बस को भी चेक किया, सॉरी हाँ, तो आधे आधे हो गए। तो हाँ बिल्कुल, ये हमने चारों में चेक किया, हमने सिद्ध की है ये बात, इसलिए ये प्रमेय है, ये थ्योरम है। समझ में आया इन चारों का मतलब क्या है? प्रोपोजिशन की हम बस अपने क्वेश्चन के लिए एक थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, वो सत्य हो चाहे ना हो, इससे हमें ज्यादा मतलब नहीं है। हमारा क्वेश्चन का एक हिसाब किताब होना चाहिए, चाहे उसमें हम डायरेक्ट प्रूफ में भी मान के चलते हैं। हम बस जहां पे भी लिखते हैं ना, सपोज लेट ए बी द इक्वल टू बी या कुछ भी, तो वो जो हम करते हैं ना उसे कहते हैं हम प्रोपोजिशन। एक्सियम वो स्टेटमेंट है जिसका आज तक हमें कोई काउंटर एग्जाम्पल नहीं मिला, और थ्योरम वो है जिसे हम प्रॉपर प्रूफ के साथ सिद्ध करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, रिप्रेजेंटेशन इन मैथमेटिक्स डज नॉट रेफर टू, गणित में प्रदर्शन उल्लेख नहीं करता। अब रिप्रेजेंटेशन में गणित क्या मतलब है कि हम गणित में रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, उसका इन चारों में से क्या नहीं है? तो एक्सप्रेसिंग द नंबर सीक्वेंस थ्रू ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, संख्या श्रेणी को ज्यामितीय प्रतिरूप। रिप्रेजेंटेशन क्या है यहाँ पे कि जब आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर एक पर्टिकुलर, आप इसे एक तरीके से उसको दिखाते हैं और वो तरीका आप समझा भी सकते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है एक्सप्रेसिंग द नंबर, संख्या श्रेणी को ज्यामितीय प्रतिरूप में व्यक्त करना। अब मैं यहाँ पे ऐसे करूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये क्या है? ये क्या है? ये मैंने ज्यामितीय प्रतिरूप में अपनी सीक्वेंस ऑफ नंबर को रिप्रेजेंट किया है। और यही थोड़ी कई सारे हो सकते हैं, कई सारे एक्सप्रेशंस हो सकते हैं ना, कई सारे ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स हो सकते हैं जिसमें हम अपने नंबर सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्या है? इसमें मैं आपको समझा सकती हूँ मैं इसमें आपको कि हम कैसे कर रहे हैं इसको, है ना। तो इस वजह से मैं ये कह रही हूँ कि इसको मैंने एक तरीके से रिप्रेजेंट किया है। तो आंसर हो गया आपका ये, सॉरी ये एक तो गलत हो गया क्योंकि यहाँ बात हो रही है डज नॉट, तो ये तो सही है, हम कर सकते हैं। एक्सप्रेसिंग द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स एज एन इक्वेशन, या क्या है, मैं यहाँ पे लिखूँ 3x + 4y = 5। तो मैंने क्या किया, एक्सप्रेशन मैंने दो चरों के मध्य संबंध को समीकरण में व्यक्त किया। अब आप इसे क्या समझाओगे? ये तो देखने से सिंपल समझ में आ रहा है ना, ये सिंपल, ये तो सही है। अब इसके बाद
एक्सप्रेसिंग एन इम्पोर्टेंट ज्योमेट्रिकल रिजल्ट एज एन थ्योरम, एक महत्वपूर्ण ज्यामितीय परिणाम को प्रमेय में व्यक्त करना। जो हमने अभी बताया मैंने आपको कि पीछे कि जो आपका क्या कहते हैं विकर्ण अगर समद्विभाजित होते हैं, अगर आपके डायगोनल्स एक दूसरे को बिल्कुल बाइसेक्ट करते हैं किसी भी चतुर्भुज के, तो वो क्या होगा, तो वो पैरेललोग्राम होगा, तो वो समानांतर चतुर्भुज होगा। तो इसको हम मैं प्रॉपर एक प्रूफ के साथ रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। उस रिप्रेजेंटेशन को मुझे खुद भी समझना पड़ेगा, आपको भी समझाना पड़ेगा, तो वहां पे भी आएगा रिप्रेजेंटेशन, वो भी सही है। और दिए गए आंकड़ों को आलेख द्वारा व्यक्त करना, ग्राफ को तो हम कहते ही हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि उसमें भी आपको 10 चीजें समझनी पड़ती है कि एक तो की समझनी पड़ती है कि आपके एक बॉक्स का मतलब कितनी यूनिट्स है, तो उसमें भी चीजें हैं। सिर्फ एक यही है जो एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन को नहीं, आप इसमें मैं आपको नहीं भी समझाऊं तो भी आपको समझ में आ रही क्या लिखा हुआ कि एक्स और वाई की कुछ ऐसी वैल्यूज है जिसमें अगर हम डालेंगे तो आपका आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यही है आपका आंसर बी पार्ट। ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस है, लेकिन आप एक बार समझने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 इन एनसीईआरटी, अच्छा क्वेश्चन है ये। इन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक फॉर क्लास 8 एट द एंड ऑफ यूनिट 5 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स एंड प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, lot of activities like constructing tessellation, constructing tangram are given. One of the objective of such task is to help. कक्षा 8 की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पुस्तक प्रश्न पत्रिका में 5वीं इकाई चतुर्भुज को समझना और ज्यामितीय प्रयोग के अंत में बहुत सारे क्रियाकलाप जैसे कि चौपड़ की रचना, चीनी पहेली की रचना आदि इत्यादि दिए हुए हैं। इस प्रकार के कार्यों के उद्देश्य में से एक उद्देश्य सहायता करना है। कैसी सहायता करना है? सभी विद्यार्थियों को अपनी विभिन्न विधा शैलियों के साथ स्थानिक स्थिति सुधारने में, all learners with different learning styles and to enhance spatial orientation, visual learners only to improve their analytical skills, दृष्टि वाले शिक्षार्थियों को केवल अपने विश्लेषणात्मक कला को सुधारने में, काइनेस्थेटिक लर्नर्स ओनली टू इम्प्रूव देयर विजुअल स्किल्स, गतिबोध वाले शिक्षार्थियों को केवल अपने दृश्य विचार कौशल के रूप में सुधार करने में, ऑडिटरी लर्नर्स ओनली टू इम्प्रूव देयर क्रिएटिव स्किल्स, श्रोतागण शिक्षार्थियों को केवल अपनी सृजनात्मक कला को सुधारने में। देखो इसमें क्या है, इसमें बारफिकेट करा दृष्टि वाले, मतलब जो बच्चे सिर्फ देख सकते हैं, गतिबोध वो बच्चे जो थोड़े जल्दी बढ़ रहे हैं आगे, टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, जल्दी समझते हैं और थोड़ा क्लास में आगे रहते हैं। श्रोतागण जो सिर्फ सुन पा रहे हैं, जो देख नहीं पा रहे हैं। तो अब ये क्या है, क्या हमारी जो बुक है गणित की वो किसके थ्रू, हमारी जो एनसीईआरटी की बुक्स है वो किसने रिकमेंड करी है? एनसीएफ ने। एनसीएफ 2005 के बेस पर हमने एनसीईआरटी की बुक्स बनाई है अपनी। और ये हमारी जो एनसीएफ 2005 वो क्या कहता है? गणित सभी के लिए, मैथमेटिक्स फॉर ऑल। तो वो ना तो पर्टिकुलरली दृष्टि वाले बच्चों के लिए है, ना गतिबोध, ना श्रोतागण, वो सभी शिक्षार्थियों के लिए है, सभी विद्यार्थियों के लिए है, ताकि जिनके में जो भी थोड़ी बहुत भी पीछे लैकनेस हो, बैकवर्डनेस हो, वो सब उसको उसमें थोड़ा काम करके आगे बढ़ सके। तो वो अपनी विभिन्न विधा शैलियों के साथ स्थानिक स्थिति सुधारने में, वो अपने जिनके भी जो भी डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स हैं, जिसके जो भी है, जो बच्चे देख पा रहे हैं वो और अच्छे से समझ जाए, जो बच्चे सिर्फ सुन पा रहे हैं वो सुन के भी थोड़ा सा दिमाग लगाए, दिमाग की एक्सरसाइज होगी। जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, जो बच्चे अच्छी स्पीड में कर रहे हैं, उनको भी थोड़ा और सोचने का, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चंस मिले। तो आंसर होगा आपका ए पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, Which one of the following statement is not true about projects in mathematics? गणित की परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? They make scoring easy in mathematics. वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं। They promote inquiry skills. वे अन्वेषण कौशल को प्रोत्साहित करते हैं। They enhance problem solving skills. वे समस्या समाधान कौशल को बढ़ाते हैं। They establish interdisciplinary linkages. वे अंतर विषय अनुबंधों को सिद्ध करते हैं। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। हम ये कर चुके हैं कई दफा, प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है, तो प्रोजेक्ट्स में क्या होगा भाई? इंक्वायरी स्किल्स होगी। बच्चे क्या करेंगे, उनको एक विषय दे दिया, बच्चे अलग अलग जगहों से अपने
उत्तर खोजेंगे, प्रोजेक्ट के अंदर सामग्री खोजेंगे तो क्या करेंगे, वो जाएंगे, पूछेंगे, पता करेंगे, तो उनका अन्वेषण कौशल प्रोत्साहित होगा कि आगे कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ेगी, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ावा मिलेगा उनकी। भाई मैथ्स का प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट कभी भी सिर्फ एक चीज से तो होता नहीं है, सिर्फ मैथ्स से रिलेटेड हो, मैथ्स पे बेस हो सकता है, लेकिन और बहुत सारी चीजें होंगी, वो अलग अलग जगह जाके जानेंगे तो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी भी समझ जाएंगे वो, और इंटरनेट पे ढूंढेंगे तो उनको और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी अंतर विषय अनुबंध भी प्रॉपर होगा। लेकिन क्या नहीं होगा, कौन सा सही नहीं है कि वो स्कोरिंग इजी बनाते हैं, ऐसा तो नहीं है। अगर प्रोजेक्ट मुश्किल मिल गया तो बच्चे इतना ज्यादा परेशान रहते हैं, वो कहते हैं यार इससे अच्छा तो तुम हमारे रिटन टेस्ट ले लेते, इससे अच्छा तो आप पेपर ले लेती मैम, ये तो बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो ये गलत है और यही आपका आंसर है ए पार्ट, कि वे अंक प्राप्त करना कहीं आसान नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, which one of the following activities is not appropriate for data representation and data interpretation? निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण और आंकड़ों के निरूपण के लिए उपयुक्त नहीं है? न्यूज़पेपर रिपोर्ट, प्रोजेक्ट, सर्वे, डिबेट, समाचार पत्र रिपोर्ट, परियोजना, सर्वेक्षण और वाद विवाद। देखो प्रोजेक्ट और सर्वे ये तो आपको सीधा सीधा पता है कि ये तो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, इसमें तो आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण और आंकड़ों का निरूपण दोनों होता है, तो ये तो हो गया। समाचार पत्र की जो रिपोर्ट होती है ना, वो भी कहीं ना कहीं पर्टिकुलरली चेक किया होता है। जो रिपोर्ट्स होती है उसमें एक चीज होती है कि प्रॉपरली चेक किया होता है कि जो आप लिख रहे हो सही है कि भी नहीं है, तो आपका डेटा इंटरप्रिटेशन तो हो ही जाता है। निरूपण का यही तो मतलब है कि आपके पास जो डेटा है वो आपको चेक करना है, आपको इंटरप्रेट करना है, समझना है कि वो डेटा सही है कि नहीं है, और अगर है तो अगर सही नहीं है तो आप उसको रिपोर्ट में नहीं लिख सकते। तो ये भी हो गया। लेकिन वाद विवाद में आप कैसी बातें यूज करते हो कि मेरा ये मानना है, मेरा ये मानना है कि ये चीज सही है या ये चीज गलत है, तो वो कहीं ना कहीं इंटरप्रिटेशन नहीं है डेटा की। समझ में आया? तो आंसर होगा आपका डी पार्ट, वाद विवाद, जहां पे आप आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण या आंकड़ों का निरूपण नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ये हम क्वेश्चन पहले कर चुके हैं जब हमने टीचिंग मेथड्स किए थे, तब ये क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। अनीशा और अमित कक्षा 7 में पढ़ते हैं। अनीशा ने अमित को कहा कि यदि उनकी कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी के गणित में 5 अंकों में वृद्धि की जाए तो औसत में 5 की वृद्धि होगी। उसने आगे ये भी कहा कि ये सभी संख्याओं के लिए सही होगा। अमित इससे सहमत नहीं हुआ और अनीशा ने 5 के स्थान पर n लेकर इसे सिद्ध किया। अनीशा ने कौन सा मेथड उपयोग किया है? ठीक है, इंग्लिश में भी सेम है। अनिता एंड अमित स्टडी इन क्लास 7. अनीशा told Amit that if the marks in mathematics of each student in the class are increased by 5, the average would go up by 5. She further says that it is true for all numbers. Amit does not agree and Anisha proves it by taking the case of n instead of 5. तो Anisha is using which method? Estimation. Estimation का मतलब है हमने सिर्फ एक तरीके से रफ हिसाब लगाया, तो एस्टिमेशन तो यहाँ नहीं हुआ, उसने प्रॉपरली n लिया और फिर सॉल्व किया, तो एस्टिमेशन गलत हो गया। इंडक्टिव, डिडक्टिव और कॉमन सेंस। कॉमन सेंस का क्या मतलब होता है? जिसको आप एक्सप्लेन ना करो। अब जैसे मैं कहूँ अगर आपने पतीले में दूध रख के उसे गैस पे रख दिया तो वो गर्म ही होगा, ठंडा तो नहीं होगा ना, ये तो कॉमन सेंस है। इसमें क्या एक्सप्लेन करूँ मैं? आपको पता है भाई हीट अगर उसके नीचे से उसको हीट प्रोवाइड की जा रही है, उसको गर्म करने के लिए गैस पे रखेंगे ना, तो ये तो सामान्य ज्ञान है, ये भी गलत है। अब वो उससे कहे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, सोचना सामान्य बात है ये तो ऐसा नहीं है, उसे प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन किया है। तो एक्सप्लेन इंडक्टिव या डिडक्टिव। इंडक्टिव में हम पहले एग्जाम्पल लेते हैं, पहले नंबर लेते हैं और फिर उसको जर्नलाइज करते हैं। और अगर हमने एन लिया है, एन का मतलब है हमने सीधा जर्नलाइज करा है, तो मतलब हम इसे जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। तो जर्नल से स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं निगमन तर्क में, तो उसने यूज किया है निगमन तर्क ग, ठीक है, डिडक्टिव लॉजिक। क्वेश्चन नंबर 24, यूजिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड गेम्स involving factorization of number or formation of new shapes by joining 2D shapes,
तकनीक पर आधारित खेलों जिनमें संख्या के गुणनखंडों या द्विआयामी आकृतियों को जोड़कर नई आकृति बनाना होता है, इनके प्रयोग से क्या होता है? हेल्प टीचर टू मैनेज स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स लेबोरेटरी। विद्यार्थियों को गणित की प्रयोगशाला में व्यस्त रखने में शिक्षक की सहायता करता है। ये बहुत लेम आंसर है और हम ये बात पहले से जानते हैं, तो ये हो गया गलत। एनहांस स्टूडेंट्स न्यूमेरेसी स्किल्स एंड कॉम्पिटिशनल स्किल्स। विद्यार्थियों को संख्यात्मक दक्षता और परिकलन दक्षता को बढ़ाता है। यहाँ पे 2D शेप्स की भी बात हो रही है, ठीक है, फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर हो रहा है, लेकिन तो इस वजह से उनकी न्यूमेरेसी और कॉम्पिटिशनल स्किल्स तो बढ़ गई, लेकिन यहाँ 2D शेप्स भी तो आ रही है, तो ये आधा आंसर है, तो इसलिए ये गलत है। Enhance student ability to understand the concept better as they are able to explore, observe and infer at their own pace. शिक्षार्थियों में अवधारणाओं की समझ की क्षमता में वृद्धि करता है ताकि वे अपनी योग्यता के अनुसार अन्वेषण, प्रेक्षण और निष्कर्ष करने के कारण कुशल हो सके। बिल्कुल सही बात है। और मैंने वही, इसमें लास्ट डी पार्ट क्या है? असेस स्टूडेंट्स। टीचर को हेल्प करता है कि बच्चों को विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर सके। मूल्यांकन हमारा लास्ट स्टेप होता है, हमें पहले पढ़ाना है, ठीक है ना, तो ये भी गलत हो गया। आंसर है आपका ग, सी पार्ट, क्योंकि इससे क्या है, बच्चे एक्चुअली देखकर समझ रहे हैं, खुद से अपने कंसेप्ट बना रहे हैं, जितना वो अपनी पेस पे चल रहे हैं, अपने हिसाब से समझ रहे हैं, ठीक है ना, तो इस वजह से आंसर होगा आपका सी पार्ट। लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 25। राइटिंग प्रूफ्स इन ज्योमेट्री इम्प्लाइज। ज्यामिति में उत्पत्ति लिखना संकेत करता है। उत्पत्ति यानी आप प्रूफ लिख रहे हैं, आपके पास एक थ्योरम है, आप उसका प्रूफ कर रहे हैं, तो क्या है उस प्रूफ में क्या होता है? सिर्फ स्टेप्स ऑफ ड्राइंग अ फिगर होता है क्या? किसी आकृति को खींचने के पद को ही आप प्रूफ कह देते हैं? नहीं। 2 कॉलम टेबल ऑफ एक्सियम्स इन डिडक्शन। क्या आप ऐसे टेबल बना के इधर एक्सियम और इधर डिडक्शन, क्या ये होता है आपका प्रूफ? नहीं, ये भी नहीं होता, तो ये भी गलत है। आर्ग्यूमेंटेशन और जस्टिफिकेशन ऑफ द स्टेटमेंट। कथन के तर्क या औचित्य को दर्शाते हैं आप लिखकर, ये सही है, बिल्कुल सही बात है। प्रूफ में हम यही तो करते हैं, प्रूफ में हम यही करते हैं ना कि आपका जो आर्ग्यूमेंटेशन और आपकी जो थ्योरम लिखी हुई है, हम उसे चेक करते हैं क्या वो सही है कि नहीं है। अगर वो सही है तो बिल्कुल हम उसे आर्ग्यूमेंटेशन कर रहे हैं, फिर उसका जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि वो सही है या नहीं है, तो आर्ग्यूमेंटेशन हो गया कि हमने आर्ग्यूमेंट किया, हमने तर्क किया कि वो सही है कि नहीं है। सही है तो कैसे सही है, ये हमने जस्टिफिकेशन दे दी, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम। ज्यामितीय प्रश्न के वर्णन करोगे सिविक प्रश्न का, इसका क्या मतलब है? ये क्वेश्चन है, उसको मैंने आपको समझा दिया। क्या ये प्रूफ था? नहीं, ये प्रूफ नहीं है, तो आंसर होगा आपका सी पार्ट। इसमें भी होगा आपका आंसर ग। ये है आपकी आंसर की। और आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आपकी फरवरी 2016 के सारे मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चंस थे। इसमें एक आधा क्वेश्चन मैथ्स का भी था, जिससे हमने डेफिनेशन एक्सियम के बीच में फ़र्क पड़ा। मैं आप लोगों से अभी फिर से आपको याद दिला दूं कि प्लीज़ अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, अच्छी लगी हो, आपको क्लास अच्छे से समझ में आया हो, तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा वीडियो को। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और, कि आपकी थर्सडे की क्लास ऑफ रख के हम फ्राइडे को करेंगे मैराथन, ठीक है। तो थर्सडे आपकी ऑफ रहेगा, लेकिन ऑफ का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को मस्ती करने का टाइम मिल गया। आपको अपने रिवीजन को कंटिन्यू रखना है। पेपर बिल्कुल सर पे आ चुके हैं। आप ये, जब तक एडमिट कार्ड नहीं आ रहा तब तक आपको नहीं पता आपका पेपर किस दिन है, लेकिन आप ये तो मान के चल सकते हैं कि आपका जिस दिन पहले दिन आपका पेपर है, पहले दिन से जिस दिन शुरू होगा, आप वही मान के चलिए कि आपका उसी दिन एग्जाम है। ओके, so all the best for your preparation. Thank you so much.